अंगिका ध्वनि विज्ञान प्रशिक्षण के भाग 5 में अपने सबका स्वागत है। आइए सुनिए, देखिए, समझिए अंगिका का आगू बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। बच्चा यदि मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा है तो वो भी मनुष्य ही होगा। अब बढ़ करके बड़ा होगा तो क्या वो जानवर नहीं होगा? बढ़ करके भी वो मनुष्य है। उसी तरह वो यदि बढ़ता है तो वो ही रहेगा बढ़कर भी। बढ़ना मतलब दीर्घ। हर्ष में कम हुआ तो बच्चा हुआ, छोटा है। तो वो यदि छोटा है फिर वो हम बड़ा करते हैं तो वो जो वो गुना करते हैं। बच्चा 5 फुट 4 फुट का 3 फुट का है और बड़ा होकर 6 फुट होता है तो बच्चा क्या बूढ़ा कहेंगे तो या मनुष्य नहीं कहेंगे, मनुष्य ही कहेंगे। इसी तरह से ध्वनि ओ है, इसलिए ओ को 3 बार यदि हम 3 ओ का समय लेंगे उच्चारण में तो फिर भी वह ओ ही होगा। इसीलिए आचार्यों ने हरस दीर्घ पुलुत 3 ठो ध्वनि का स्वरूप बना दिया। बच्चा, जवान, बूढ़ा। ज्यादा काल बूढ़ा टिकते हैं, ज्यादा काल, इसलिए वो पुलुत हो गया। बच्चा जवान हो गया तो दीर्घ हो गया। अब वो केवल बच्चा है तो ह्रस्व है, ये है वो मूल रूप में है। तो इस तरह से स्वरों में दीर्घीकरण का सिद्धांत हमें पहला दिया संसार में, विश्व भाषा की दृष्टि से दीर्घीकरण का सिद्धांत, अर्थात दीर्घ स्वरों का सिद्धांत। आपने दीर्घ स्वर बनाया वैदिक काल से, उस समय गणेश जी ने सिद्धांत दिया था, आपने उसको नहीं सीखा, यानी आपने उसको नहीं याद किया, भुला दिया। ये मुझे संतरा का मिला बिट्टा। ठीक है, लगाइए, जाइए। हाँ जाइए। कहाँ पे? लगा दीजिए, कहीं लगाइए। आप पता है। तो अब आप ही प्रश्न उठाइए, इससे अंतर हो गया। हाँ, वो अनुस्वर पर आप कुछ कह रहे थे। हाँ, अनुस्वर। हाँ, अनुस्वर स्वर हमने बना दिया। हाँ, वैदिक काल में आया अनुस्वार। जब भुतला गया सब लोग, उच्चारण जब गलत होने लगा तो जो बड़े बड़े पंडित आचार्य थे ना, उनको चिंता हुई कि भाई तो धीरे धीरे देखते हैं गणेश जी का बनाई हुई लिपि बिगड़ रही है, क्या होगा भविष्य में पता नहीं। इसलिए उन लोगों ने एक ग्रुप बना करके उसका नियम लिखना शुरू कर दिया। उसको कहा गया प्रातिशाख्यम। प्रातिशाख्यम में सभी ध्वनियों का सूत्र, फॉर्मूला, सब नियम दे दिया। ऐसा तोड़ कीजिएगा तो यह ध्वनि होगी, ऐसे ध्वनि का उच्चारण में यह होगा, इसका स्थान यह होगा, इसका प्रयत्न ऐसा होगा, सब नियम दे दिए। उसी नियम को पढ़कर आज भी अगर हम वैसा स्थान, उच्चारण, प्रयत्न करेंगे, ठोर आकृति बनाएंगे, ध्वनि उत्पन्न होगी। ये सब तो लिख दिया प्रातिशाख्य में। लेकिन अनुस्वार में सब प्रातिशाख्य वाले भुतला। हाँ, अब अनुस्वार में कैसे भुतला गए, वो दे दिया। और अनुस्वार तो अंग हो गया। अंग जो हो गया तो अब वो विचार करने लगे, इसको खंडित जब करने लगे तो ट्रेन चला के अनुस्वार क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, वो जो अनुस्वार कर दिया, खंड कर दिया। अब वो को स्वर तो मान ही दिया है, ये है अनुस्वार क्या है, यह अनुस्वार न स्वर में गया न व्यंजन में गया। ऋग्वेदाचार्य लिखते हैं अनुस्वार व्यंजनम वा स्वरो। अनुस्वार व्यंजन है अथवा स्वर है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। रिसर्च में हम कहते थे कि यह कलम है अथवा किताब है। अर्थात क्या है, कलम है कि किताब है, ऐसी ही बात तो वहाँ पर हुई कि अनुस्वार स्वर है अथवा व्यंजन है।
अनुस्वारो व्यंजनम वा स्वरो वा कह करके आचार्यों ने पाठकों को धोखा दे दिया। अर्थात आचार्य को पता नहीं चला कि अनुस्वार क्या है, तो विद्यार्थी को क्या बताएंगे, धोखा दे दिया। चलो ये दोनों वही प्रतिसाक्षी होगा, अनुस्वार को दोनों बता दिया, या जो मान लीजिए स्वर मानिए तो मान लीजिए, या व्यंजन आप मानते हैं मान लीजिए, कोई डिफिनिट उन्होंने निर्णय नहीं दिया। अब चलिए आगे। थर्ड जेंडर का नाम नहीं दे दिया। हाँ, जब किसका थर्ड जेंडर में आ जाना। हाँ, तब अब आगे चलकर पाणिनि आते हैं। पाणिनि भी कहते हैं मंथन किए नहीं सकता, तो उन्होंने कह दिया कि अनुस्वारो अयोग वाह, अनुस्वारो अयोग वाह माने ओ योग है, नो स्वर का योग है, नो व्यंजन का योग। ओ योग माने न स्वर है न व्यंजन। चलिए, जब आपने ध्वनि को बनाया दो रूप, स्वर और व्यंजन, अगर अनुस्वार कोई ध्वनि है तो वह चाहे तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। हाँ, इसको दोनों दो भाग में जाना ही है। किसी भाग में जाना है, ये किसी एक में जाना है। आपने क्यों नहीं इसको पकड़ा कि ये स्वर है, या आपने क्यों नहीं कहा कि यह व्यंजन ही है? आपने क्यों हुआ लगा दिया, हुआ मैंने अथवा स्वर है अथवा व्यंजन है, क्यों हुआ क्यों? इसका मतलब आपको पता नहीं है। अब हमने क्या किया देखिए, एक नया सिद्धांत, यही पर विश्व भाषा की दृष्टि से यह सिद्धांत है, प्राण वायु के निकास मार्ग की दृष्टि से ध्वनियों के वर्गीकरण का सिद्धांत हमने दिया। हाँ, प्राण वायु के निकास, ध्वनि उत्पन्न होती है प्राण वायु से। इसके दो निकास हैं, मुख और नाक। जब आपने वहां नाक से अनुस्वार का वर्णन कर दिया है, नासिका नाम नासिक्या माने नासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक से होता है, ये लिख दिए सूत्र। अनुनासिक ध्वनियों का भी सूत्र दे दिए, अनुनासिका नाम मुख नासिका। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण मुख और नाम दोनों से होता है। जब आपने इतना दे दिया तो फिर अनुस्वार ढूंढने में आपको क्या लगा, पता नहीं चला कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, मुख से होता है कि नाक से? नहीं चला आपको। और आप कह दिए कि अनुस्वार हो अयोग वाह, नो योग है स्वर का, नो योग है व्यंजन का। तब हमने दिया ये प्राण वायु के निकास मार्ग की दृष्टि से ध्वनियों को वर्गीकरण करने का सिद्धांत दिया। दो मार्ग, एक मुख और एक नाक। अब देखिए, ओ का उच्चारण हम करते हैं, इसकी हवा निकलती है मुख से, ओ नाक से नहीं, ओ कुछ नहीं है। अब ओ का ही उच्चारण हम मुख से बंद करते हैं और नाक से बोलते हैं, ओम ओम ओम, मुंह का बंद नाक से। हमने इसको कहाँ से ढूंढा, रिसर्च में खोजना, हमने कैसे ढूंढ लिया? भगवती कृपा। हाँ, जबकि वैदिक काल से आज दिन तक धरती पर चलता रहा अनुस्वार अयोग, लेकिन उसका सिद्धांत सामने सिद्धांत नहीं था धरती पर। तो जैसे हमने ओ का उच्चारण मौखिक दिखाया और अंग का उच्चारण नासिक दिखाया, तो तुरंत साबित हो गया कि अनुस्वार स्वर है, अनुस्वार भी एक स्वर है। हाँ, अब स्वर कैसे है? उच्चारण बिना स्वर का उच्चारण नहीं होता है। यदि अंग कोई ध्वनि है, अंग, यह क्या कहलाता है? इसका नाम क्या है इस ध्वनि का? अंग। अंग नामे है अंग, और अंत में ध्वनि का जो है हवा जो है नाके से निकल कर बंद हो जाती है ना। तो यह अंग का उच्चारण, जबकि वहां देखिए ऋग्वेद प्रातिशाख्यकार लिखते हैं कि अंग इति अनुस्वारो वर्ण समाम्नाये पठ्यते।
वहां लिखते हैं कि अंग ध्वनि का उच्चारण वो करते हैं, इसका उच्चारण अंग करते हैं, लेकिन नहीं लिख पाए, नहीं ढूंढ पाए। अंग इत्य माने अंग आदि, जैसे अंग आदि का माने हुआ अंग, अंग, इंग, उंग, एंग, ओंग, ये उच्चारण भी संस्कृत में ऐंग ह्रीं क्लीं, ऐंग ह्रीं क्लीं क्लीं सब है ना। तो जब इतना उच्चारण होता है और उसका उच्चारण में स्वर की तरह काम करता है, तो जो वहां पर वैदिक आचार्य भी कहते हैं कि अंग इत्यनुस्वारो वर्ण समाम्नाए पठ्यते, पढ़ा जाता है, उसकी ध्वनि का नाम है अंग, और यह पढ़ाया जाता है। जब अंग ध्वनि है तो आपने ओ और अंग में अंतर क्यों नहीं किया? अर्थात आपने उतना मेहनत नहीं की, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। तो ओ का ही ओ मौखिक ध्वनि है, इसी का अंग नासिक ध्वनि हो गया। चलिए अब बुझ गए कि वो, हाँ, वो यदि स्वर है तो अंग क्या है? अंग भी स्वर न है। अब अंतर कीजिए नहीं, अब चिन्ह नहीं लग गया। स्वर का विशेष चिन्ह अनुस्वार है, तो इसका नाम भी न बदलना चाहिए। जैसे ओ में एक डांड दे दिया, आ हो गया, उसी तरह ओ में जब एक बिंदु पड़ गया तो ओ मौखिक नहीं रहेगा, उस स्वर नहीं कहलाएगा। उसका नाम दिए हमने अनुस्वर। अनुस्वर, हाँ, अनु का माने होता है समान, जैसे हल स्वर दिए, जैसे हल स्वर दिए तो वहाँ दे दिए अनुस्वर। नाक से ध्वनि करने वाला स्वर अनुस्वर, मुख से ध्वनि करने वाला स्वर स्वर, केवल स्वर। हाँ, तो मौखिक ध्वनियों को स्वर और नासिक ध्वनियों को अनुस्वर कहे। छोटा, बस अनु छोटा नहीं, तब तो नहीं डिफाइन होगा। वही तो कर रहे थे वो लोग, छोटा जैसे कहते थे नहीं होता था डिफाइन। वो पूर्ण ही है। हाँ, वो पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है ना। इसीलिए इसका अर्थ हो गया समान। डिक्शनरी में अर्थ है समान। डिक्शनरी जानते हैं सभी अर्थ को देता है। अब व्याकरण सीमित अर्थ को देता है, जो सूट करता है अर्थ वही देता है। यही व्याकरणिक और कोशीय शब्द में अंतर है। कोश में डिक्शनरी, तो व्याकरणिक और कोशीय शब्द में अंतर होने का यही कारण है कि यह सटीक अर्थ देता है कहाँ प्रयोग होगा व्याकरण, और वो डिक्शनरी नहीं देता है कि कहाँ प्रयोग होगा। वो सब अर्थ बता देता है, उनका अर्थ समान, पीछे, छोटा इत्यादि। तो हमने उससे लिया, डिक्शनरी से ढूंढा तो उसका एक अर्थ समान देखा, बस हमने ले लिया समान नासिक, समान स्वर। हाँ, अब समान स्वर क्यों लिए? तो समान स्वर का मतलब होता है कि ओ के उच्चारण में यदि ठोर गोल होकर उठता है तो अंग के उच्चारण में भी वही रूप होगा, समान ओ की तरह। लेकिन अंतर क्या होगा? उस पर बिंदु है तो बिंदु ऊपर है तो नाक भी ऊपर है, मुख से नासिका विवर ऊपर है, इसलिए ऊपर में बिंदु लगता है। नीचे तो नहीं लगता, नहीं लगता है, हाँ, ऊपर लगता है। इसलिए वह विशेष चिन्ह हो गया और वह नासिका का प्रतीक हो गया बिंदु, इसलिए वह हो गया समान स्वर। कहा कि इसमें भी आकृति समान रहती है। जैसे उदाहरण के लिए ओ अंग, ओ अंग, मतलब मुंह का जो है वो आकृति नहीं बदलती है, समान रहती है आकृति, इसीलिए समान स्वर कहा गया।